अब हम लोग जो रिवीजन कर रहे हैं वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। मुझे ध्यान था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 ग्रुप 2 में है, पर ये सिलेबस के रिवीजन के बाद, सिलेबस चेंज होने के बाद ना, कुछ चैप्टर्स के इधर उधर होने के बाद ये ग्रुप 1 में ही है। तो इसके अंदर जो कंटेंट है उसका नाम है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन दी अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब यहां देखिए चेंजेस इन दी अकाउंटिंग पॉलिसीज नाम है एएस के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, छोटा सा एएस है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड के बारे में। अब नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड वही है जो आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो पैट निकालते हो ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसी को नेट प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड उसी को बोलते हैं, लॉस फॉर द पीरियड उसी को बोलते हैं, पैट को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। तो अब ये नेट प्रॉफिट और लॉस निकलता कैसे है? आंसर ही सारा इनकम को जोड़ करके, सारा एक्सपेंसेस को माइनस करके, जो भी इनकम और एक्सपेंसेस पीएनएल में जाने लायक है, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू इनकम्स हैं, जो भी पीएल में जाने लायक है, उनको प्लस माइनस करके नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड निकलता है। सेकेंड पॉइंट, जब अपने नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड निकालते हैं तो ऑर्डिनरी आइटम्स का क्या करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का क्या करते हैं। एक्चुअली एस 5 में जो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड पे, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड से ज्यादा फोकस ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे है। तो एस 5 का बोलना है कि चाहे कोई ऑर्डिनरी इनकम और लॉस हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और लॉस हो, ऐड और लेस, इनकम को ऐड और एक्सपेंसेस और लॉसेस को लेस तो करना ही पड़ेगा। सेल इज एन ऑर्डिनरी इनकम और लॉटरी इनकम इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। परचेज इज एन ऑर्डिनरी एक्सपेंस एंड लॉस बाय फायर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस। तो परचेज जब माइनस होता है, लॉस बाय फायर भी माइनस होता है जब अपन प्रॉफिट निकालते हैं। तो सेल जब ऐड होता है तो लॉटरी इनकम भी ऐड होता है। तो एस 5 एकदम क्लियर है इस बात को लेके कि ऐड जो करना है इनकम और एक्सपेंस दोनों को, माने इनकम को जब ऐड करेंगे ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दोनों को ऐड करेंगे, एक्सपेंस को जब लेस करेंगे ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दोनों को लेस करेंगे। दूसरा बात, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स एंड लॉसेस जितना भी होगा उसको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सो इफ यू रिमेंबर द शेड्यूल 3 का वो वाला प्रेजेंटेशन, पीएल वाला प्रेजेंटेशन जो मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा, तो आप यहां पे देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम के लिए अलग से जगह है। देखिए ये रहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये इस चीज के लिए एएस 5 को बनाया गया। एएस 5 में साफ लिखा गया, अगर आपके पास एक भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, 2 है, 5 है, 10 है, अलग से पीएल में दिखाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। अगर ये इनकम है तो ऐड कर देंगे, लॉसेस है तो माइनस कर देंगे, बट उनका अलग से एक जगह होगा। और अगर ऐसी 5 आइटम है तो पांचों के बारे में नोट्स में डिटेल में लिखेंगे कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम लॉटरी इनकम है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस है, कैमल रेस है, कसिनो से जाकर के जीते हैं, क्या चीज का इनकम है, क्या चीज का लॉस है, उसका डिस्क्लोजर भी अलग से करना पड़ेगा। वो मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताता हूं। तो एएस 5 का बोलना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का पीएनएल में अलग प्लेस होना चाहिए। और बाकी जितनी भी आइटम आप देख रहे हो ऊपर से नीचे तक, ये सब ऑर्डिनरी आइटम्स एंड ऑर्डिनरी इनकम्स एंड ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं। Employee benefit expense is an ordinary expense. Finance cost is an ordinary expense. Depreciation is an ordinary expense. Changes in inventory, cost of material, all ordinary expense. So the point is, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर आपको कुछ भी दिखेगा, सेपरेट प्रेजेंटेशन पीएल में करना होगा। प्लस नेचर एंड अमाउंट। नेचर मतलब लॉटरी इनकम, अमाउंट 20 लाख, अलग से बताना होगा। अब पीएल में तो आप खाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिख देते हो, लॉटरी इनकम नहीं लिखते हो, तो उसका नोट्स बनाना होगा, नोट्स ऑन अकाउंट्स, वहां पे लिखना होगा। एएस 5 एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि द नेचर एंड अमाउंट ऑफ ईच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम शुड बी प्रेजेंटेड इन सच ए मैनर दैट इट्स इंपैक्ट कैन बी परसीव्ड। सेपरेटली दिखाओ तो लोगों को असर पता चले, लोगों को पता चले कि मेरा इस बार का प्रॉफिट जो है वो इस 20 लाख के लॉटरी इनकम की वजह से बढ़ के आया है, नहीं तो इतना नहीं बढ़ा होता। मेरा इस बार का जो पैट आया है वो लॉस बाय फायर की वजह से थोड़ा कम आया, लॉस बाय फायर नहीं होता तो मेरा बढ़ जाता। तो लोगों को उसका इंपैक्ट समझ में आए, इसके लिए सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ता है। ऑर्डिनरी आइटम के सेपरेट डिस्क्लोजर को लेकर के एज सच इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई बात नहीं है।
हाँ, इंस्टीट्यूट ने ये जरूर बोला है, खास करके शेड्यूल 3 में, कि अगर कोई बिग साइज आइटम है, क्या बिग साइज आइटम है जिसका अमाउंट ऑफ इनकम और एक्सपेंस इज ग्रेटर देन 1% ऑफ टर्नओवर और 1 लाख विच एवर इज हायर, तो उसको आपको ऑर्डिनरी आइटम होते हुए भी सेपरेट डिस्क्लोजर करना है। प्लस शेड्यूल में जो प्रेजेंटेशन की आइटम है, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये अलग से प्रेजेंटेशन में आएगा। प्लस हमारे इंस्टीट्यूट ने शेड्यूल 3 में, कंपनी लॉ में तुम्हारे ऑडिटर्स का पेमेंट वगैरह हुआ, डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन का पेमेंट वगैरह हुआ, उसका सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ता है, तो सेपरेट डिस्क्लोजर कर देंगे। हाँ, एक बात ये जरूर है कि इंस्टीट्यूट ने बोला अगर ऑर्डिनरी आइटम्स आर ऑफ सच साइज, आर ऑफ सच नेचर, आर ऑफ सच इंसिडेंस, 3 बातें। ऑर्डिनरी आइटम अगर इतनी बड़ी है, इस तरह की है, इतनी इंपैक्टफुल है कि इनका सेपरेट प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो मैनेजमेंट अपना जजमेंट कॉल लेके उसका सेपरेट प्रेजेंटेशन करेगा। इसमें साइज वाला बात तो 1% ऑफ टर्नओवर और 1 लाख विच एवर इज हायर से अगर बड़ा हो तो वो बात तो हो गया। नेचर में ऑडिट फीस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, फाइनेंस कॉस्ट, ब्याज बट्टा, ये सब आ जाता है। लेकिन फिर भी इसमें मैनेजमेंट को जजमेंट कॉल लेना पड़ता है और इस तरह की सिग्निफिकेंट आइटम्स को ऑर्डिनरी होते हुए भी अलग से डिस्क्लोजर में डालना पड़ता है, अलग से उसके बारे में पता कराना पड़ता है। इंस्टीट्यूट ने AS5 में कुछ आइटम को नेचर वाइज इंपॉर्टेंट बोला है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट के साथ लॉस भी आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, लिटिगेशन सेटलमेंट, राइटिंग डाउन ऑफ इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट, राइटिंग बैक ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट और अदर प्रोविजंस का राइट बैक। इस तरह के कुछ आइटम को इंस्टीट्यूट ने बोला है कि आप भले ये ऑर्डिनरी आइटम हो, लेकिन हम इनको अलग से प्रेजेंटेशन मांगते हैं। तो कुछ लोग इनको ना, आप भी इनको एक्सेप्शनल आइटम मान सकते हो। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के ऊपर में एक एक्सेप्शनल आइटम का जगह है, आप उनको एक्सेप्शनल में दिखा सकते हो। हाँ, हम तो एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट को तो यहां नहीं दिखा करके, एक्सेप्शनल में नहीं दिखा करके, अदर इनकम में सेपरेट डिस्क्लोजर कर दो। अदर इनकम का नोट बना दो, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और बाकी जो आइटम रह गया, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, लिटिगेशन सेटलमेंट, इन सबको यहां एक्सेप्शनल आइटम में प्रेजेंटेशन में डाल दो। लेकिन प्लीज ये ऑर्डिनरी आइटम है, इंपॉर्टेंट है, बिजनेस से रिलेटेड हैं, डिस्क्लोजर अलग मांगती हैं बिकॉज ऑफ देयर साइज, बिकॉज ऑफ देयर नेचर और बिकॉज ऑफ देयर इंसिडेंस। एंड दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो आप AS5 में मेरे नोट्स में भी देख पाओगे। कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट अगर होता है तो उसके कारण अगर PL में कोई चेंज आता है, उसको भी इसी में लिया जाता है। नाउ सर, ऑर्डिनरी आइटम किसको बोलते हैं? वन विच अराइज या वन विच अराइजेस एज पार्ट ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटीज। तुम बिजनेस करते रहते हो और वो आइटम पैदा हो जाता है, ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वन विच इज क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है, वो बस हो जाता है, लॉस बाय फायर। सैलरी, तुम बिजनेस कर रहे हो, स्टाफ को सैलरी दे रहे हो, ऑर्डिनरी आइटम। लॉस बाय फायर, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, आग लग गई, बिजनेस से कनेक्टेड बात ही नहीं है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर डिटैच्ड फ्रॉम द बिजनेस, ऑर्डिनरी आइटम्स आर पार्ट ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटीज। नाउ अगला टॉपिक इज प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर पीरियड आइटम का मतलब एक ऐसा इनकम या ऐसा खर्चा जिसका डेबिट क्रेडिट, इनकम है तो क्रेडिट, खर्चा है तो डेबिट, पिछले साल या पिछले कई सालों में हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, आपसे गलती हुई, कमीशन ओमिशन किसी भी तरह की, और वो आइटम इस साल आपको PL में डेबिट क्रेडिट करना पड़ रहा है, दैट इज एन प्रायर पीरियड आइटम। So a prior period item is a charge or credit to the profit and loss statement of this year that has arisen because of an error or omission committed in the past year or past years.
पिछले साल के पीएल बनाते वक्त, पिछले सालों का पीएल बनाते वक्त गलती हुई, उसके कारण कोई आइटम इस साल के पीएल में डेबिट क्रेडिट हो रहा है। मान लो पिछले साल का सैलरी लास्ट का 10,000 रुपए लिखने भूल गए, आउटस्टैंडिंग सैलरी था, प्रोविजन बनाना भूल गए, बैलेंस शीट टैली होकर के साइन होकर के चला गया। टैली तो हो जाएगा बैलेंस शीट, खाली खर्चा और लाइबिलिटी नहीं लिखे, तो अब वो खर्चा का पेमेंट इस साल हुआ तो आपको इस साल तो सैलरी में लिखना पड़ेगा ना। तो द आंसर इज, अगर कोई प्रायर पीरियड आइटम है तो उसको सेपरेट डिस्क्लोजर मांगता है। द नेचर एंड अमाउंट ऑफ ईच प्रायर पीरियड आइटम मस्ट बी डिस्क्लोज सेपरेटली सो दैट इट्स इंपैक्ट कैन बी परसीव्ड। तो आप जब सैलरी लिखेंगे ना 5 लाख, तो वहां लिखेंगे सैलरी ऑफ द करेंट ईयर 490, सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर 10, टोटल 5, 10,000, 490 और 10,000। तो वो प्रायर पीरियड सैलरी है, उसको भी इंपॉर्टेंस उतना ही दिया जाता है जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को दिया जाता है, लेकिन बस वो रिस्पेक्टिव खर्चा के साथ ही लिखा जाता है। तो एक्सपेंडिचर का जब नोट्स बनता है तो वहां लिख दिया जाता है, पर सेपरेट डिस्क्लोजर उसका भी होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्योंकि मैं इसका डिस्कशन अभी AS1 के रिवीजन में कराया था, तो अभी उसको दोबारा डिस्कशन में नहीं डालना चाहता, सेम टू सेम। द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट। अब आप बोलेंगे सर एस्टीमेट का मतलब क्या? फिक्स्ड असेट की वर्किंग लाइफ, फिक्स्ड असेट का स्क्रैप वैल्यूएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट का परसेंटेज, अकाउंट्स में एनआरवी में नेट रियलाइजेबल वैल्यू का एस्टीमेट, एस्टीमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टीमेटेड कॉस्ट टू मेक द सेल, एनआरवी का डेफिनेशन है ये। तो जितना भी अकाउंट्स में हम लोग एस्टीमेट करते हैं ना, अमाउंट जिसका हमें नहीं पता पर हमें उसको पीएल बैलेंस शीट में लिखना है, तो हमें एस्टीमेट करके लिखना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो AS5 बोलता है कि अगर आपको अकाउंटिंग एस्टीमेट में कुछ चेंज करना है, तो वो AS बोल रहा है, लॉ मांग रहा है, स्टैट्यूट बोल रहा है, वो बेटर प्रेजेंटेशन, इस सब का कुछ जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। अगर आपको लगा कि एस्टीमेट बदलने की जरूरत है, चुपचाप बदल दो, किसी का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एस्टीमेट्स चेंज आर फार टू इजियर देन पॉलिसी चेंज। Go and change it immediately, no problem, nobody will ask you a question. If circumstances are changing, estimates will change. अब क्या काम आया एस्टीमेट्स का बताइए ना, कोरोना के बाद इतना तारीख को सिलेबस खत्म कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, क्या हुआ? ब्लैंक क्लास में एक भी बच्चा नहीं, उसमें पढ़ाना पड़ रहा है, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा है। यहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और तुम लोगों को देंगे, घड़ी की तरफ देख रहे हैं। तो निकुल दिखाई दे रहा है। बड़ा अजीब सा सीन है। सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे तो एस्टीमेट बदलेगा। इंस्टीट्यूट ने AS5 में सिर्फ इतना ही बोला, एस्टीमेट बदलना है चुपचाप बदल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चुपचाप मतलब फैक्ट और इफेक्ट का डिस्क्लोजर दे दीजिएगा। मतलब क्या बदला और बदलने के कारण पीएल बैलेंस शीट कैश फ्लो में क्या असर पड़ा वो बता दीजिएगा। और अगर अमाउंट आप नहीं निकाल पा रहे हो, एसरटेन नहीं कर पा रहे हो कि असर कितना पड़ा, तो कम से कम ये बात बता दीजिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं द फैक्ट ऑफ अनएसरटेनेबिलिटी शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज्ड अलोंग विद द फैक्ट ऑफ चेंज इन द एस्टीमेट। क्या बदला और बदलने के कारण अमाउंट नहीं निकल पाया, वो दोनों बात बता दीजिएगा। तो अगर कोई कंपनी मान लो प्रोविजन फॉर बैड डेट चेंज करती है, मान लो पिछला बार उसने 2% प्रोविजन बनाया, अगला बार उसको लगता है नहीं बहुत सारे डेटा कलेक्ट नहीं हुए, मुझे 5% बनाना पड़ेगा, आराम से बनाओ। इट इज नॉट एन एरर, इट इज नॉट ए चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। आराम से प्रोस्पेक्टिव, अच्छा चेंजेज इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट का सबसे अच्छा बात है प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट होता है उसमें, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। डिप्रीशिएशन में आपको मैं बताऊंगा, अभी AS10 में बताया भी था, AS10 आप पढ़े तो होंगे, रिवीजन में मैं फिर बताऊंगा। आराम से एस्टीमेट चेंज कीजिए। अगर सर्कमस्टांसेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होता है तो एस्टीमेट चेंज करना ही पड़ता है। आपको लगता है कि ये होने वाला, लेकिन वो नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है, एस्टीमेट चेंज हो सकता है। आप आराम से अमाउंट वो एस्टीमेट चेंज करो, चेंज करने के बाद पीएल बैलेंस शीट बना दो, चेंज के बारे में फैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ द चेंज को डिस्क्लोज कर दो। हाँ, अगर कभी मेरे सॉल्यूशन शीट में डिप्रीसिएशन के चेंज को पॉलिसी चेंज बोला गया है तो अब उसको बदल देना, डिप्रीसिएशन चेंज इज एन एस्टीमेट चेंज, लेकिन डिस्क्लोजर तो वैसा ही करना पड़ेगा।
फैक्ट एंड इफेक्ट का डिस्क्लोजर जैसे पॉलिसी चेंज में करते थे, एस्टीमेट चेंज में भी वैसे ही करना पड़ता है. पॉलिसी चेंजेस आर रेट्रोस्पेक्टिव, एस्टीमेट चेंजेस आर प्रोस्पेक्टिव. थैंक यू.